अपनी लाइफ का एक अरसा दिया इन्होंने सिर्फ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में और फेस टू फेस स्टडी में। सबसे ज्यादा इन्होंने ही इसको सपोर्ट किया और इसी की वजह से एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट एक यूनिक सब्जेक्ट बना। गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। अभी हमारा एंथ्रोपोलॉजी की सीरीज में चल रहा है 1.1 मीनिंग, स्कोप्स एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। बट हम एंथ्रोपोलॉजी के सिलेबस को भी डिकोड कर चुके हैं। वीडियो नहीं देखा आपने तो डिस्क्रिप्शन में आप वो वीडियो देख सकते हैं। बट जो अभी हमारा चल रहा है हम उसको कंटिन्यू करते हैं। मीनिंग ऑफ एंथ्रोपोलॉजी हमारा ऑलरेडी हो चुका है। आज का टॉपिक है स्कोप्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, और स्कोप्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में भी हम कल्चरल रिलेटिविज्म कर चुके हैं। कल्चरल रिलेटिविज्म हमारा हो चुका है। इसके क्विक रिवीजन के लिए गो थ्रू कर लेते हैं थोड़ा। ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, अगेंस्ट है किसके? एथनोसेंट्रिज्म के। एंड कल्चरल रिलेटिविज्म कहता है कि वी शुड नॉट जज एनी अदर कल्चर और रिलीजन बिफोर सीइंग देयर एक्चुअल कंडीशन। मतलब हम किसी भी चीज को बिना रैशनैलिटी के, बिना प्रूफ के, बिना किसी भी रीजन के जज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज सबका एनवायरनमेंट अलग होता है, चीजें अलग होती है। व्हाई दे आर डूइंग दिस, इसके पीछे एक रीजन होता है, तो उस रैशनैलिटी को हमको भूलना नहीं चाहिए। दिस इज व्हाट कल्चरल रिलेटिविज्म इज। सो अभी स्कोप्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में हम कंटिन्यू करते हैं। रिमेनिंग 3 हमारे स्कोप्स रहते थे, जिसमें था हमारा होलिज्म, then participant observation or face to face study, and lastly comparative method and generalization. These are the 4 scopes of anthropology, और अभी हमको ये और ये डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं होलिज्म से। होलिज्म को स्टडी करने के लिए सबसे पहले हम नोट्स एंड क्वेरी की डेफिनेशन पर आते हैं। नोट्स एंड क्वेरी की डेफिनेशन थी स्टडी ऑफ मैन इन टोटलिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्पेस। टाइम एंड स्पेस हमने टेबल के थ्रू डिस्कस किया था, एंड टोटलिटी भी हमने डिस्कस किया था। बट यहाँ पर जो स्कोप है होलिज्म का वो यही है। टोटलिटी यहाँ पर डिनोट करता है होलिज्म को, बिकॉज होलिज्म सिंपली मीन्स कंप्लीट, और इसका जो दूसरा अपोजिट वर्ड है वो है एटॉमिज्म। इसका मतलब है पार्ट। अब एंथ्रोपोलॉजी इज अ होलिस्टिक सब्जेक्ट, while other social sciences are atomistic in nature. क्यों? This is anthropology and these are other social sciences. अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि why। देखिए, जितनी भी अदर सोशल साइंसेज हैं, इंक्लूडिंग हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोशियोलॉजी, एटसेट्रा, देयर आर सो मेनी सोशल साइंसेज अवेलेबल। ये सब सिर्फ एक ही एस्पेक्ट को मैन के कवर करती है। हिस्ट्री कवर करेगा सिर्फ पास्ट को, इकोनॉमी कवर करेगा सिर्फ, पॉलिटी कवर करेगा सिर्फ पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ ह्यूमन,
ये इकोनॉमिक और ये सोशो कल्चरल। ये जितनी भी सोशल साइंसेस हैं और इनके अलावा जितनी भी सोशल साइंसेस हैं वो सिर्फ एक एस्पेक्ट ऑफ मैन को कवर करते हैं, बट एट द टाइम ऑफ एंथ्रोपोलॉजी it covers this and most importantly this. This is anthropology जो ह्यूमन के सारे एस्पेक्ट को कवर करता है और इसको एज अ डिसिप्लिन डिफरेंट बनाता है अदर सोशल साइंसेस से. सो दिस इज होलिस्टिक. तो इसका अगर हम सिंपली देखें, एंथ्रोपोलॉजी is holistic in nature, while other social sciences are atomistic in nature. ठीक है, ये था हमारा होलिस्टिक. आप एक बार फिर से देख सकते हैं. सिर्फ एंथ्रोपोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जो इन सारे एस्पेक्ट्स को कवर करता है और एक कंप्लीट आइडिया देता है मैन का, बिकॉज बायोलॉजी भी कवर कर रहा है. वेरिएशन और ओरिजिन, इवोल्यूशन, ये सब भी एंथ्रोपोलॉजी हमारा डिस्कस करता है. ठीक है, तो दिस इज व्हाट अबाउट सेकंड स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, दैट इज होलिज्म. नाउ कम्स फेस टू फेस स्टडी part or participant observation. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्कोप है एंथ्रोपोलॉजी एज अ सब्जेक्ट का, बिकॉज नो अदर सोशल साइंस डज दिस. पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है जो कि रिसर्चर होता है, वो जगह जगह पर जाकर उन लोगों से डेटा कलेक्ट करता है. मेनली इसमें क्या होता है, लर्निंग वर्नाक्युलर्स, knows the native, और एक इसमें और था staying with native and knowing their history. This is what participant observation does. See, कोई भी सोशल साइंस ऐसी नहीं है जो किसी स्पेसिफिक जगह पर, एज एन एग्जांपल ट्राइब को हम लेते हैं, किसी भी ट्राइब के पास जाकर उनके साथ रहे, उनकी प्रॉब्लम डिस्कस करे, उनकी लैंग्वेज सीखे. मतलब इस प्रोसेस में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्कॉलर है हमारे, वो है मेलिनोस्की. अपनी लाइफ का एक अरसा दिया इन्होंने सिर्फ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में और फेस टू फेस स्टडी में. सबसे ज्यादा इन्होंने ही इसको सपोर्ट किया और इसी की वजह से एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट एक यूनिक सब्जेक्ट बना, बिकॉज नो अदर सोशल साइंस डज दिस. ओके, अभी तक हमने 3 चीज करी और तीनों ही चीजें समहाउ रिलेटेड है. फर्स्ट था कल्चरल रिलेटिविज्म, फिर हमने किया होलिज्म, और अभी हमने किया पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन. अगर आप ध्यान दें तो ये तीनों ही चीज समहाउ रिलेटेड है, बिकॉज ये आपका कहता है कि एवरी कल्चर इज वैलिड. ये बोलता है कि हर एस्पेक्ट लर्न करता है ह्यूमन की, और उसी से क्यों कुछ अलग है, क्यों कुछ डिफरेंट है, ये होलिज्म में आता है. और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में भी नेटिव के कल्चर को, जिसके पास हम रिसर्च करने जा रहे हैं, उनकी एक्चुअल कंडीशन को समझा जाता है कि क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा नहीं है, क्यों ये हमसे अलग है, ये सब.
तो अगर इन तीनों को ही हमें कंक्लूजन निकालें तो ये तो है ना कि ये स्टडी कर रहा है, इट स्टडीज सोसाइटी, सोसाइटी ही है। अगर तीनों चीजों में अगर हम देखें सिमिलैरिटी, तो सबसे ज्यादा यही सिमिलैरिटी है इसमें कि ये सोसाइटी को समझ रहा है और इसकी सारा कल्चरल डेटा निकाल कर उसको हम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम पुराने रिसर्चेस देखें, बुक्स देखें, तो उनमें यही मेन है कि कैसे डेटा कलेक्शन किया और क्या क्या चीजें डिफरेंट इसको एंथ्रोपोलॉजी को बनाती हैं। तो अगर यही चीज अगर हम एज अ सोसाइटल लेवल पर ध्यान दें और इन चीजों को हम अंडरस्टैंड करें, व्हाई एथनोसेंट्रिज्म इज रॉन्ग, व्हाई एटोमिस्टिक, मतलब एटोमिस्टिक इज नॉट रॉन्ग बट इट इज नॉट होलिस्टिक एट द सेम टाइम, तो उनका सार क्या रहेगा, इसका कंक्लूजन ये रहेगा, अगर ह्यूमन में इन सब चीजों को लेकर इतना टॉलरेंस आया तो इन सब चीजों से बढ़ेगा इंसान में पीस एंड प्रोस्पेरिटी, जो कि स्कोप है एंथ्रोपोलॉजी का। अगर ये सब हमने समझ लिया, ये सब हमने मान लिया, तो हमें दूसरों को लेकर एक टॉलरेंस आएगा ना। तो दिस इज व्हाट एंथ्रोपोलॉजी डज। तो इन तीनों का अगर हम कंक्लूजन निकाले तो इन तीनों का कंक्लूजन यही है। अब लास्टली हमारा जो लास्ट स्कोप है हम उसको डिस्कस करते हैं, दैट इज कंपैरेटिव मेथड एंड जनरलाइजेशन। कंपैरेटिव मेथड एंड जनरलाइजेशन हम एक टेबल से समझेंगे, बट उसका हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कंपैरेटिव मेथड जो है वो एक कम्युनिटी को दूसरी से कंपेयर करती है, जो कि इसके नाम में भी आ रहा है कंपैरेटिव मेथड। इट कंपेयर्स वन कल्चर विद अनदर। तो अभी हम अगर सिर्फ मैरिज को ही लें, कम्युनिटी 1, 2, 3, 4 एंड 5, और मैरिज को हमने एज एन एग्जाम्पल लिया। ये वाली कम्युनिटी फॉलो कर रही है मोनोगैमी, पॉलीगैमी, पॉलीएंड्री, मोनोसेक्सुअल, एंड दिस मैन एनिमल। ये हमने एज एन एग्जाम्पल लिया है। ये मैरिज है और मैरिज एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। बट क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से कोई भी मैरिज गलत है या इनवैलिड है? ये हम नहीं कह सकते, बिकॉज हर सोसाइटी में इस तरीके की मैरिज एग्जिस्ट करती हैं। मोनोगैमी में हस्बैंड वाइफ, इसमें हस्बैंड प्लस मोर देन वन वाइफ, इसमें वाइफ प्लस मोर देन वन हस्बैंड। मोनोसेक्सुअल में आपका आता है गे एंड लेस्बियन मैरिज, और मैन एनिमल में आपका इन हिंदू कल्चर मांगलिक। एनिमल की जगह ये ट्री भी हो सकता है। मांगलिक को हम एज एन एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि हिंदुइज्म के हिसाब से देर आर सम पीपल जो डायरेक्ट अगर शादी करेंगे तो उनका स्पाउस ज्यादा समय तक एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो सकती है। सो इन दैट केस सम कस्टम्स में ऐसा होता है कि वो उस लड़के या लड़की की शादी या तो किसी जानवर से करवा देते हैं या किसी पेड़ से करवा देते हैं, तो उनको खुद को भी तसल्ली हो जाती है कि हाँ अब ऐसा नहीं होगा, सो दैट इस कस्टम को फॉलो करने के बाद वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से शादी कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट मैन एनिमल इज। ये सारे ही टाइप की शादियां हैं बट ये सब ही अलग हैं।
तो क्या हम इसमें से कह सकते हैं कि एक इनवैलिड है दूसरी वैलिड है? ये हम नहीं कह सकते, बिकॉज मैरिज जो है वो यूनिवर्सल है और हर सोसाइटी में अलग अलग टाइप की मैरिजेस एग्जिस्ट करती हैं। तो एंथ्रोपोलॉजी में कंपैरेटिव मेथड में यही है कि ये स्टडी करता है हेट्रोजेनिटी। By comparing all the cultures with each other, and it brought out a meaningful scientific laws that describe one thing, और यहाँ पर वो वन है मैरिज। ऐसे ही बहुत सारी चीजें, मैरिज हमने एज एन एग्जाम्पल लिया था। सो स्कोप्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में अभी हमारा सब कवर हो गया है। एक फाइनल लुक ले लेते हैं। Cultural relativism, holism, face-to-face study और ये generalization। इन तीन का जो मेन स्कोप था वो सेम था, पीस एंड प्रोस्पेरिटी। और इसका था कंपैरिजन और एक साइंटिफिक आउटकम। अगेन हम ये नहीं कह सकते कि ये मैरिज अच्छी है ये मैरिज बुरी है, बिकॉज हमको इसका रीजन नहीं पता कि व्हाई दे आर फॉलोइंग अ स्पेसिफिक कल्चर और अ काइंड ऑफ रिचुअल। सो दिस इज इट, दिस वाज अबाउट द स्कोप्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। 1.1 में हमारा मीनिंग एंड स्कोप हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।